बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी ओरिएंटेशन रिएक्शंस इन बेंजीन। तो लेक्चर 4 से हम बेंजीन को स्टडी कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने बेंजीन की प्रिपरेशन और बेंजीन की केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी किया था और उनके मैकेनिज्म को पढ़ा था। और आज इस लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर ये खास किस्म के रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिनको कहते हैं जी ओरिएंटेशन रिएक्शंस। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम बेंजीन के अंदर होने वाले ओरिएंटेशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है जी कि ये ओरिएंटेशन होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड आपके पास बार बार आ रहा है। यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे जी कि ओरिएंटेशन रिएक्शन या ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। तो इस पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज ओरिएंटेशन। तो ये डेफिनेशन अब आपके सामने है। इस बात को जरा समझिएगा कि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए तो फिर छोटी सी ट्रिक है, उसको अगर आप सीख जाए तो आपको इन रिएक्शन पे काबू पाना कोई मुश्किल नहीं होगा जी। तो लिखा हुआ है जी व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी इस रिएक्शन को करवाने के लिए पहली शर्त तो ये है जी कि बेंजीन के अंदर पहली सब्स्टिट्यूशन हो गई हो, यानी बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई हो और वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया हो, उसी सूरत के अंदर ये ओरिएंटेशन रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप चाहें जी कि बेंजीन विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन ओरिएंटेशन रिएक्शन दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहली सब्स्टिट्यूशन कराना, बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट करना, ये तो पहली शर्त है रिएक्शन को कराने के लिए। तो लिखा हुआ है जी व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोज सेकंड सब्स्टिट्यूशन। तो जब पहली सब्स्टिट्यूशन के बाद आप दूसरी सब्स्टिट्यूशन करवाने जाएंगे तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है यानी नए आने वाला ग्रुप, इट इज डायरेक्टेड बाय द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। तो वो जो दूसरा आने वाला ग्रुप है वो अपनी मर्जी से नहीं आएगा, बल्कि अब उस पर किसकी मर्जी चलेगी, जो पहले से ग्रुप आके वहां पे मौजूद है जी। तो इसी फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं। और जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो इस दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को यानी नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे भेजेगा या मेटा पोजीशन पे भेजेगा। यानी पहले सब्स्टिट्यूएंट के आने के बाद बेंजीन इन तीन पोजीशंस के अंदर, इन तीन डिफरेंट पोजीशन के अंदर अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। ठीक है जी। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना ओरिएंटेशन इन बेंजीन कहलाता है जी। तो मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, उसके बाद एक बार इसको फिर समझेंगे जी कि व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोज सेकंड सब्स्टिट्यूशन, the second substitution is directed by the first substituent either on ortho, para or meta positions. The phenomena is known as orientation in benzene. तो ये सिंपल सी बात याद रखें जी कि ओरिएंटेशन रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर होते हैं और दूसरे आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को की पोजीशन का, यानी जो दूसरे आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन का फैसला पहला सब्स्टिट्यूएंट करता है और उस दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को पहला सब्स्टिट्यूएंट या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजता है या पैरा पोजीशन पे भेजता है या मेटा पोजीशन पे भेजता है। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना ओरिएंटेशन इन बेंजीन कहलाता है जी। तो आपने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा, यकीनन ये आपको समझ में आया होगा। तो ओरिएंटेशन रिएक्शन पहली बात मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर होते हैं और दूसरी बात खास बात क्या है जी कि पहली सब्स्टिट्यूशन के बाद बेंजीन ओरिएंट हो जाता है ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस के अंदर और नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को जो रास्ता दिखाता है और उसकी पोजीशन का जो तयन करता है वो पहला सब्स्टिट्यूएंट करता है। यही ओरिएंटेशन इन बेंजीन कहलाती है। तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन हुई थी। तो ये रिएक्शन अब आपके लिए नया नहीं है क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफाइल से करवाया जाएगा, और जाहिर सी बात है जब बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन के कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को क्या कर लेगा जी, सब्स्टिट्यूट कर लेगा।
और उस हाइड्रोजन की जगह खुद आके लग जाएगा, तो ये पहली सब्स्टिट्यूशन हो गई, जो ओरिएंटेशन नहीं है बल्कि वो क्या है, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जैसे ही ये पहला सब्स्टिट्यूएंट आया तो ये बेंजीन नहीं रहा, बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब इस बेंजीन के अंदर और इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर क्या फर्क है, इस पे मैं बात करता हूं ताकि आपको ये ओरिएंटेशन रिएक्शन समझना आसान हो। देखिए, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस बेंजीन के पास जो 6 कार्बन है, ठीक है जी, वो 6 कार्बन इक्विवेलेंट हैं। इन 6 कार्बन में कोई फर्क नहीं है। आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट को जी से रिप्रेजेंट किया है, आपने जी यहाँ पर टॉप वाले कार्बन पे लगा दिया, इसलिए ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। ये आपकी मर्जी थी, हम पिछले लेक्चर तक इसको इस वाले कार्बन पे लगा रहे थे जी, ठीक है जी, तो ये कार्बन नंबर 1 था। आप चाहे तो आप इसको बॉटम पे लगा दें, आप चाहे तो इसको लेफ्ट पे लगा दें, आप चाहे तो इसको राइट पे लगा दें, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं। तो जहां ये सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा वही कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट के लगने से पहले ये जो पूरा का पूरा बेंजीन है, बेंजीन का हर कार्बन एक जैसा है, किसी कार्बन के अंदर कोई तफरीक नहीं है। लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट के लगने के बाद ये जो बेंजीन है ये 3 इक्विवेलेंट पोजीशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है जी। तो ये पहली पोजीशन जो सबसे करीब है इस सब्स्टिट्यूएंट के, ये पोजीशन नंबर 2 कहलाती है, और ये पोजीशन नंबर 6 कहलाती है। ये पोजीशन आपकी ऑर्थो पोजीशंस कहलाती हैं। उसके बाद जो बिल्कुल ही फासले पे है यानी 180 डिग्री पे है, तो ये पोजीशन नंबर 1 है, और अगर आप गिनती करें तो ये पोजीशन नंबर 4 बनती है। तो 1 और 4 पोजीशन ये आपकी पैरा पोजीशन कहलाती हैं। और उसके बाद जो दरमियानी पोजीशन बची ये आपका कार्बन नंबर 3 है, और ये आपका कार्बन नंबर 5 है। ये दरमियानी पोजीशन क्या कहलाती हैं, मेटा पोजीशन कहलाती हैं। यानी आपने क्या सीखा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट के लगने से पहले बेंजीन के 6 कार्बन एक जैसे थे, लेकिन पहली सब्स्टिट्यूशन के बाद यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के बाद बेंजीन 3 इक्विवेलेंट पोजीशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब रह जाने वाले 5 कार्बन एक जैसे नहीं है जी, 3 मुख्तलिफ किस्म के ये कार्बन है जी। एक पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, दूसरी पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, और तीसरी पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। ये किस तरह जनरेट होती है, ये किस तरह से एक्टिवेट होती है, ये तमाम चीजें आज ही के लेक्चर में आप सीखेंगे। तो दिस इज द बेंजीन एंड दिस इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और बेंजीन कन्वर्ट हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर। अब फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिए, ये मैं आज से पहले भी आपको समझा चुका, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कार्बन नंबर 1 कहलाता है, दिस इज कार्बन नंबर 2। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते थे, दोनों एक ही तरीके से गिनती करने का तरीका है, आप जिस तरफ से लें कोई इशू नहीं है जी। दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 6। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा, और ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 5 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों ही एक जैसी पोजीशंस हैं जी। अब जो आपका बेंजीन है, जो मैंने आपको बताया था जी कि सब्स्टिट्यूशन से पहले, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के आने से पहले ये 6 के 6 कार्बन एक जैसे थे, लेकिन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद ये 3 मुख्तलिफ किस्म के कार्बन है, क्योंकि ये 3 मुख्तलिफ पोजीशंस है, उन्हीं को हम एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं जी। तो ये जो पहली पोजीशन है जो सब्स्टिट्यूएंट से सबसे करीब है, जो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 है, इस पोजीशन को आप ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। उसके बाद जो पोजीशन दरमियानी है जिसके अंदर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 आ रहा है, ये पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है। और वो पोजीशन जो सबसे ज्यादा फार है, जो 180 के एंगल पे है, ये पोजीशन आपकी 1 और 4 कार्बन इसके अंदर आ रहे हैं, और ये पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है। तो ये अब आपके दिमाग में रहे जी कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के आने के बाद बेंजीन के कार्बन इक्विवेलेंट नहीं रहे, बल्कि वो 3 इक्विवेलेंट पोजीशन के अंदर कन्वर्ट हो गए। एक ऑर्थो पोजीशन कहलाती है जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 6 है, एक मेटा पोजीशन कहलाती है जिसके अंदर कार्बन 3 कार्बन नंबर 5 है, और एक पैरा पोजीशन कहलाती है जो सब्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अपोजिट है और 180 के एंगल पे है, और ये पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है जिसके अंदर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 शामिल है। अब यहाँ पे अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं
तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है जी, कि नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट को ये जो जी है, यानी जो आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अपनी मर्जी से या तो उसको ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा, या उसको मेटा पोजीशन पे भेजेगा, या उसको पैरा पोजीशन पे भेजेगा, और यही ओरिएंटेशन कहलाता है। तो पोजीशन ऑफ द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट is guided by the is directed by the first substituent and this is known as orientation। अब ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन अब आपके सामने है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर सेकंड सब्स्टिट्यूशन हुई, यानी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया। यकीनन ये भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में आएगा। यहाँ मैं कैटलिस्ट लिखना भूल गया हूँ, आप इसको जरूर लिखिएगा। तो ये जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन हुई, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हुई, अब या तो ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, ठीक है जी, यही ओरिएंटेशन, इसी को ओरिएंटेशन कहते हैं जी। द ओरिएंटेशन रिएक्शन इज गाइडेड बाय द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो Y है, जिसको आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं, इसकी मर्जी नहीं चलनी, बल्कि मर्जी किसकी चलनी है, इस G की मर्जी चलनी है, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की मर्जी चलनी है। और ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इस Y को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी, या ये इस Y को मेटा पोजीशन पे भेजेगा और आपको मेटा प्रोडक्ट मिलेगी, और या तो ये G इस Y को पैरा पोजीशन पे भेजेगा और आपको क्या मिलेगी जी, पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। यानी यहाँ पे आपने क्या सीखा जी, कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर अगर सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो वो अपनी मर्जी से पोजीशन का तायुन नहीं करेगा, बल्कि उसकी पोजीशन का तायुन कौन करेगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट करेगा। और ये पहला सब्स्टिट्यूएंट इस सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा, या मेटा पोजीशन पे भेजेगा, या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, यही फिनोमिना ओरिएंटेशन कहलाता है। अच्छा जी, अब आपको दिमाग में, ये तो आपने पहली बार सीख ली, आपने डिटेल के अंदर सीखा जी कि ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशंस क्या है, और आपने ये भी सीख लिया कि जी ओरिएंटेशन है क्या जी। अब हम कुछ डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं जी। तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, या ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो कौन से ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, इनके बारे में अब हम पढ़ने जाएंगे जी। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं जी। तो ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये अल्काइल ग्रुप हो, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, अगर ये अमाइन हो, ये आपका प्राइमरी अमाइन है जी, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये आपका ईथर है, और ये आपका हेलो ग्रुप है। तो अगर ये तमाम ग्रुप मौजूद होंगे जी, तो ये तमाम ग्रुप क्या कहलाते हैं, ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप हो, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या प्राइमरी अमीन हो, या आपका सेकेंडरी अमीन हो, या आपका ईथर ग्रुप हो, या ये हेलो ग्रुप हो, तो ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो ये जो डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये तमाम के तमाम ग्रुप अब आपको याद रखने हैं। उसी की बुनियाद पे आप फैसला करेंगे जी कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पोजीशन पे जाना है, या पैरा पोजीशन पे जाना है, या मेटा पोजीशन पे जाना है। इस बात का ख्याल रहे जी कि अगर ये ग्रुप्स मौजूद होंगे, मैं एक बार फिर इन ग्रुप के नाम ले लेता हूँ जी। ये अल्काइल ग्रुप है जी, ये हाइड्रोक्सिल है, ये अल्काइल अमीन है, ये आपका प्राइमरी अल्काइल अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल अमीन है, ये आपका ईथर है, और ये हेलो ग्रुप है। तो अगर ये ग्रुप्स मौजूद होंगे, तो ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। और ये तमाम के तमाम ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी इन ग्रुप्स का काम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो या पैरा की जानिब डायरेक्ट करना है। जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं जी। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं जी। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, निट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये आपका एस्टर ग्रुप है, ये ईथर है, ये आपका एस्टर ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। ये तमाम वो ग्रुप्स हैं जी जो कि मेटा डायरेक्टिंग है,
यानी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को, नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे भेजेंगे। सो दे आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये दो ग्रुप्स अब आपके सामने आ गए। याद क्या रखना है जी कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये अगर पहले सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब ये अपना काम कर सकते हैं जी। तो अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे तो ये दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को, चाहे वो इनमें से ही कोई हो, तो वो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं कि अगर अल्काइल ग्रुप पहले आके लगा है और दूसरा आने वाला ग्रुप निट्रो ग्रुप है जी, तो निट्रो ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्योंकि पहले कौन आया है, अल्काइल आया है, तो मर्जी किसकी चलेगी, अल्काइल की चलेगी। और निट्रो को इस अल्काइल ग्रुप की वजह से कहां जाना पड़ेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे जाना पड़ेगा। और अगर पहला ग्रुप निट्रो होता, यानी पहले निट्रो आता और उसके बाद दूसरी सब्स्टिट्यूशन आप अल्काइल की करते, तो क्योंकि पहले निट्रो आया है तो मर्जी किसकी चलेगी, निट्रो की चलेगी। तो अल्काइल बेशक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन क्योंकि अल्काइल बाद में आया है तो वो निट्रो की मर्जी से मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो ये सिंपल, अभी आप रिएक्शंस देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे भी यकीनन आपको पार्शियली बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपने क्या याद रखना है जी, अब आपने इन कुछ ग्रुप्स को याद रखना है जी कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, और ये सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ कहाँ भेजेंगे जी। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास आपके सामने है, इसी तरह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी आपके सामने है। इन्हें आप याद रखें तो आपको ये आगे की रिएक्शन करना इंतहाई आसान होगा। अच्छा जनाब, हम ये पढ़ेंगे जी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, इनकी खासियत क्या होती है जी। तो ये बात हम पढ़ने जा रहे हैं और इस बात को पढ़ने के बाद फिर हम इनकी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे ताकि आपको ओरिएंटेशन रिएक्शंस पे कमांड हासिल हो जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जो आपने अभी पीछे पढ़े जी, जिसके अंदर आपने अल्काइल ग्रुप पढ़ा और आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ा, जिसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ये आपने प्राइमरी अल्काइल अमीन पढ़ा, आपने सेकेंडरी अल्काइल अमीन पढ़ा, आपने ईथर ग्रुप को पढ़ा वहां पे, और आपने हेलो ग्रुप को पढ़ा। इन तमाम की खास बात क्या है जी कि ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच हैं और उनके अंदर उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो मौजूद है जी, या उनके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है जी। और इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं जी, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी, तो इसी पे हम बात करेंगे जी। और इनका काम क्या होता है जी, इनका काम ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करना होता है। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन किस तरह से एक्टिवेट होती है वो उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो जरा इसको फोकस कीजिएगा। अच्छा जी, ऑक्सीजन को अगर आप देखें जी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसका मतलब है ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑक्सीजन, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन इस कार्बन को डोनेट कर सकता है, तो वही ऑक्सीजन करता है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट करता है जी, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन जाता है जी, डबल बॉन्ड बन जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। अगला चेंज क्या होगा जी, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के अंदर इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले कार्बन की अगर आप वैलेंसी की बात करें तो इस कार्बन की वैलेंसी चार्ज से ज्यादा हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से ये जो बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस वाले कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जी। तो ये हुआ जी कि ये जो बॉन्ड है वो किस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो बरकरार रहा, लेकिन इसके पास ये वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, तो इसकी वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। तो हुआ क्या जी कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, लोन पेयर इस्तेमाल करने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से बॉन्ड क्या हो गया जी, शिफ्ट हो गया
और उस बॉन्ड के एक इजाफी इस कार्बन पे एक इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया जी, नेगेटिव चार्ज आ गया जी। अब क्या होना है जी, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल रेजोनेंस की हालत में रहते हैं जी। तो उसके बाद क्या होगा, अगले ही लम्हे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर क्या बना लेगा जी, डबल बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ जैसी डबल बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वाले कार्बन पे आ जाएगा, इस पैरा वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कार्बन नंबर 4 पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये इस वाले कार्बन से आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान शिफ्ट हो गया। और ये जो नेगेटिव चार्ज था वो कार्बन नंबर 2 से कहाँ पे शिफ्ट हो गया, कार्बन नंबर 4 पे शिफ्ट हो गया। अगले ही लम्हे क्या होगा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान। और ये जो डबल बॉन्ड का ये जो आपका डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, तो क्योंकि इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो फौरन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन नंबर 6 पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपने क्या देखा जी, आपने ये देखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 6 पे शिफ्ट हो गया। अगले लम्हे क्या होगा जी, अगले लम्हे ये होगा जी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा जी। और यहाँ पर कार्बन के दोबारा से जो एरोमेटिसिटी है या जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो पूरा हो जाएगा। और उसी के साथ साथ ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये ब्रेक होगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको वापस हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप कहाँ आ जाएंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आप दोबारा से पहुंचे। लेकिन इसके अंदर आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से जो बुनियादी तौर पे फर्क पड़ा वो कहां फर्क पड़ा, अगर आप गौर करें तो दिस ऑन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6। और आपको क्या दिख रहा है जी कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6, ये आप जानते हैं कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है और कार्बन नंबर 4 क्या कहलाता है, ये पैरा पोजीशन कहलाती है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जी नेगेटिव चार्ज का मौजूद होना ये इस बात का सबूत है जी कि ये वाले जो कार्बन है यानी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 6 ये अटैकिंग पोजीशन के अंदर है, यानी ये एक्टिवेट हो चुके हैं जी। तो यानी आपने क्या देखा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं जी, ये कार्बन नंबर 2 को, कार्बन नंबर 4 को और कार्बन नंबर 6 को क्या कर देते हैं जी, एक्टिवेट कर देते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज को लेके आ जाते हैं। और उसकी वजह से ये आपके क्या ग्रुप, ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं जी। क्योंकि अब इसने 3 पोजीशंस को एक्टिवेट कर दिया है और 3 पोजीशंस को एक्टिवेट करने की वजह से अब आने वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये जो मेटा पोजीशन है वो लॉक हो गई है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो मेटा यहाँ पे बंद है बिल्कुल पोजीशन, मेटा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकता। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट आना चाहे तो कहाँ आ सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या पैरा पोजीशन पे आ सकता है। इसलिए ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। यानी अगर OH बेंजीन पे आके लगेगा तो जो इसकी एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी है, उसकी वजह से ये मेटा पोजीशन को लॉक कर देगा और लॉक करने के साथ साथ ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन अवेलेबल होगी, मेटा पोजीशन लॉक हो जाएगी, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इस बात का आपने याद रखना है जी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या तो उनपे नेगेटिव चार्ज होता है या उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो बेंजीन का कार्बन है उसको डोनेट कर सकें और उसकी डोनेशन के नतीजे में ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। अब यही तरीका हम पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करने के लिए
ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब फौरन आपके दिमाग में आएगा जी कि एक्टिवेट तो नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से हुआ था, तो इस बात का ख्याल रखें कि डीएक्टिवेट का मतलब क्या है जी कि इन पोजीशन पे यकीनन पॉजिटिव चार्ज आ जाता होगा। तो यही बात अभी हम सीखेंगे जी। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है जी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट करता है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट करने की वजह से मेटा पोजीशन क्या हो जाती है जी, एक्टिवेट हो जाती है। मेटा पोजीशन क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। इसलिए ये आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं जी। तो इस बात का ख्याल रहे जी कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसके अंदर आपने कौन कौन से ग्रुप पढ़े, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पढ़ा, आपने निट्रो ग्रुप पढ़ा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। ये वो ग्रुप पढ़े जो क्या क्या है जी, मेटा डायरेक्टिंग है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की खास बात क्या होती है जी कि कार्बन के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उसके साथ जो मौजूद है वो आपके इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें जी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ बेंजीन क्या है जी, ये आप इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी। तो ये जो ऑक्सीजन जो मौजूद है नाइट्रोजन के साथ, ये इस नाइट्रोजन को के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये जो निट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। इस बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ लेने वाले ग्रुप को आप क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं जी। तो होता क्या है जी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये बेंजीन के रिंग के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको ये क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है जी, जिसकी वजह से कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाएगा जी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हुआ क्या है जी, इस वाले कार्बन को अगर आप देखें तो इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छिन गए। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन से इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन के छिनने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन गया जी, डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया जो एक्सिस नेगेटिव चार्ज की सूरत में यहाँ पे वाजे है। और क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ तो कुछ नहीं हुआ जी, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको वापस हुआ, लेकिन ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था उसने अब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो जो कार्बन नंबर 2 था वो क्या हो गया जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। उसकी वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि आप ये जानते हैं कि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टैटिक तो होते नहीं है बल्कि वो रेजोनेंस की हालत में होते हैं। तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन नंबर 4 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यही हुआ है जी। और क्या हो गया जी कि जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 से अब कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान, जिसकी वजह से कार्बन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगले ही लम्हे क्या होगा, जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ये इस कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। और उसके नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 6 पे क्या हो जाएगा जी, शिफ्ट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी। अब इसके बाद क्या होगा जी, इस अब कार्बन की कार्बन नंबर 6 की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से वापस होंगे और डबल बॉन्ड बनेगा, और ये नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो ये आपको नजर आ रहा है जी, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड को बहाल किया, और ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान इसने इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाया। ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये आपका कार्बन ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ सीखा क्या जी, हुआ क्या जी कि आपको वापस वही चीजें मिल गई, लेकिन फर्क क्या हुआ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज आने के मतलब यह है जी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो गई,
डीएक्टिवेट हो गई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन लॉक हो गई जी। लॉक में इसलिए कह रहा हूं जी कि नेगेटिव के अंदर तो अटैकिंग एबिलिटी होती है जी, और पॉजिटिव पे तो अटैक होता है, तो पॉजिटिव तो न्यूट्रल से भी ज्यादा क्या है जी, डीएक्टिवेटेड पोजीशन है जी। तो अब यहाँ पर मेटा पोजीशन इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ज्यादा एक्टिवेटेड है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। और जहां पॉजिटिव चार्ज है वो पोजीशंस तो मुकम्मल तौर पर लॉक हो गई। तो इस विदड्रॉइंग ग्रुप के आने की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट हो गई और मेटा पोजीशन अब अवेलेबल हैं फॉर अ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए ये आपके ग्रुप क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जब इसको विदड्रॉ करते हैं तो विदड्रॉ करने की वजह से ऑर्थो और पैरा और मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन लॉक हो जाती हैं, सॉरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन लॉक हो जाती हैं और सिर्फ मेटा पोजीशन अवेलेबल होती है फॉर अ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं जी। तो अब आपने आज के लेक्चर में ये भी सीखा जी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से मेटा पोजीशन डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये तमाम चीजें आपने सीखी। अब हम इन रिएक्शंस को, इनकी रिएक्शंस करने जाएंगे और ओरिएंटेशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ओरिएंटेशन रिएक्शन को स्टडी करने से पहले ये चंद रिएक्शंस हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखना है जी। तो उन पे मैं बात करने जा रहा हूँ जी। और ये तमाम रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 के अंदर ये तमाम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, इन्हीं को रिव्यू किया जा रहा है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। ये पहला रिएक्शन है आपके सामने क्लोरीनेशन, और आप इससे वाकिफ है जी कि बेंजीन की अगर क्लोरीनेशन करवाई जाती है आयरन ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में क्लोरोबेंजीन मिलता है। अगर बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई जाती है नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, नाइट्रिक एसिड आपका रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है, निट्रो ग्रुप बेंजीन के अंदर इंड्यूस हो जाता है और बेंजीन निट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो रिएक्शन आपके सामने आए जी। जो तीसरा रिएक्शन है जी वो सल्फोनेशन रिएक्शन है जी। और जब बेंजीन का रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाता है तो फ्यूम्स एज अ रिएजेंट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये सल्फोनिक एसिड फंक्शनैलिटी बेंजीन के अंदर ये इंड्यूस हो जाती है जी। उसके बाद फिर आपने मिथाइलेशन पढ़ी थी, और मिथाइलेशन में क्या है जी कि बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करवाया जाता है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल बेंजीन के अंदर, जिसको आप टॉलिन भी कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम रिएक्शन है, इसको अगर आप देखिएगा जी। तो बेंजीन मिथाइलेशन तो आपने करवा ली और इसको हमने टॉलिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये बात आप जानते हैं जी कि बेंजीन से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, लेकिन बेंजीन से बेंजोइक एसिड अगर आप चाहें कि पहले स्टेप में बन जाए, एक ही स्टेप में बन जाए, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बेंजीन की जो ऑक्सीडेशन है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन केमिनोफोर से नहीं होती। अगर आप बेंजीन को ऑक्सीडाइज करवाएं ऑक्सीजन से या ओजोन से, तो आप ये जानते हैं जी कि बेंजीन का जो रिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको रिंग सिस्टम भी डिस्ट्रॉय नहीं करना और बेंजीन को ऑक्सीडाइज भी करवाना है, तो उसका तरीका क्या है जी, यानी आप बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना चाह रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। तो आपको ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में होता है, और पहले स्टेप में आपको बेंजीन की मिथाइलेशन करवानी पड़ती है जी। तो जब बेंजीन की मिथाइलेशन करवाते हैं तो टॉलिन बन जाता है, और टॉलिन से बेंजोइक एसिड मिलता है। तो अगर आपसे कोई कहे जी कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आपको एक रिएक्शन नहीं बल्कि दो रिएक्शन करने पड़ेंगे। अब तक तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा, क्लोरीनेशन करवानी थी, आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवा दिया। आपने नाइट्रेशन करवानी थी, आपने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया। आपने सल्फोनेशन करवानी थी, आपने इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दिया, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया। आपने मिथाइलेशन करवानी थी, आपने इसका रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करवाया, एक रिएक्शन में स्टेप मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर आपने बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, बल्कि रिएक्शन दो स्टेप में होता है। और असल में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होता है, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता।
हाँ, लेकिन आप इसको बेंजीन की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जरूर कहेंगे जी, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अब ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर है जी। तो बेंजीन को अगर आपको बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपने दिमाग में रखें कि ये दो इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, ये नया रिएक्शन है जो आज के लेक्चर में आप पढ़ रहे हैं जी। तो बेंजीन की मिथाइलेशन करवाई जाती है तो ये टॉलिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और टॉलिन का रिएक्शन केमिनोफोर से करवाया जाता है, तो केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये केमिनोफोर इस मिथाइल ग्रुप को क्या करता है जी, ऑक्सीडाइज करता है। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के इस्तेमाल होंगे, और आपने क्या देखा जी कि डोनेशन ऑक्सीजन ने तो क्या किया, इस COO को कन्वर्ट कर दिया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए उसने एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, वाटर बना लिया, और मिथाइल बेंजीन यानी टॉलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस स्लाइड के अंदर आपने खास बात क्या सीखी जी कि अगर आपको बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होगा, बल्कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। और पहले स्टेप के अंदर आप पे लाजिम है जी कि आप बेंजीन को टॉलिन के अंदर कन्वर्ट करें, और अगले स्टेप के अंदर आप टॉलिन की ऑक्सीडेशन करवाएं केमिनोफोर की मौजूदगी में, तो टॉलिन बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और सिर्फ मिथाइल ग्रुप बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड के रिएक्शन बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन के अंदर स्टूडेंट को परेशान करते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने तवज्जो से इसे सीखना है जी। तो ये जो चंद रिएक्शन थे जो आपके पास जिनकी तादाद 5 बन रही है, नंबर 1 क्लोरीनेशन, नंबर 2 नाइट्रेशन, नंबर 3 सल्फोनेशन, नंबर 4 मिथाइलेशन, एंड नंबर 5 द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो अगर इन 5 रिएक्शंस को आप बहुत तवज्जो से आपको याद हो और इनकी इक्वेशन आपको लिखना आती हो, तो ओरिएंटेशन रिएक्शन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। ओरिएंटेशन रिएक्शन में आपने करना क्या है जी, आपने सिर्फ एक काम करना है जी कि इनके ऑर्डर का ख्याल रखना है कि किस रिएक्शन को पहले करवाना है और किस रिएक्शन को बाद में करवाना है। रिएक्शन करने आते हैं आपको, रिएक्शन आपके दिमाग में है। ओरिएंटेशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ट्रिक क्या है छोटी सी, कि किस रिएक्शन को पहले करवाना है और किस रिएक्शन को बाद में करवाना है, यही बातें हम यहाँ पे आप सीखेंगे। तो ओरिएंटेशन रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। ये पहला रिएक्शन जिसमें हम बात करेंगे ये अब आपके सामने है, और आपने बनाना है पैरा क्लोरोटोलीन बेंजीन से, पैरा क्लोरोटोलीन। अच्छा जी, अब आपके दिमाग में फौरन फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो 2 फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, एक टॉलीन के अंदर मिथाइल ग्रुप, और क्लोरो के अंदर आपको नजर आ रहा है क्लोरो ग्रुप। ये आपने फंक्शनल ग्रुप को अलग किया। दूसरी बात आपने क्या करनी है जी, आप ये फैसला करें जी कि टॉलीन का मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्लोरो ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब ये है जी कि आप देखिए 2 रिएक्शन तो आपने कराने हैं। एक टॉलीन बनाने के लिए आपने क्या करवाना है जी, मिथाइलेशन करवानी है, और क्लोरो ग्रुप लगाने के लिए आपको इसकी क्लोरीनेशन करवानी है। तो 2 रिएक्शन तो आपने करवाने हैं। फैसला ये करना है कि कौन सा रिएक्शन पहले करवाना है और कौन सा रिएक्शन बाद में करवाना है। इस बात का फैसला करने के लिए आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में फैसला करना है जी कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। इस बात का भी फैसला हो गया है जी कि मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और क्लोरो ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब है अब आपकी मर्जी है जी कि आप पहले क्लोरीनेशन करवाएं या पहले मिथाइलेशन करवाएं। लेकिन अच्छा ये है जी कि आप पहले मिथाइलेशन करवाएं। उसकी वजह मैंने अभी आपको ये बात पढ़ाई नहीं है जी, ये भी हम आगे जब इम्तिहान के सवाल उठाएंगे तो वहां पे मैं आपको ये बात सिखाऊंगा जी कि जो क्लोरो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है जी, लेकिन ये जो क्लोरो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसे इसलिए कहते हैं जी क्योंकि क्लोरो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जब ये पहली सब्स्टिट्यूशन दे देता है जी तो बाकी सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाती है जी, मुश्किल हो जाती है जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से रिपल्जन बढ़ जाती है ग्रुप्स के दरमियान। तो इसलिए आपका जो हेलो ग्रुप है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसलिए मिथाइलेशन आपको पहले करवानी चाहिए, लेकिन अगर आप क्लोरीनेशन पहले करवाएं तब भी आप गलत नहीं होंगे जी। तो हमने क्या करी, पहले मिथाइलेशन करवाई।
तो बेंजीन की मिथाइलेशन करवाने से इसको किसमें कन्वर्ट, मिथाइलेशन करवा के हमने इसको टॉलीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये जानते हैं जी कि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जो सवाल में कहा है वही हम करेंगे, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है जी, क्लोरो ग्रुप लाना है। क्लोरो ग्रुप लाने के लिए हमें क्लोरीनेशन करवानी पड़ेगी। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि वो सवाल में कह रहा है कि क्लोरो ग्रुप को पैरा पे भेजना है, तो हम भी क्लोरीनेशन करवाएंगे और इस क्लोरो ग्रुप को कहां भेज देंगे, पैरा पोजीशन पे भेज देंगे। तो ये आपका पैरा क्लोरोटोलीन है, ये आपकी कार्बन नंबर 4 है। फोर्थ पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा पोजीशन कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है, पैरा क्लोरोटोलीन है जी। अगर आप क्लोरो के हिसाब से देखें तो मिथाइल पैरा पे है, मिथाइल के हिसाब से देखें तो क्लोरो पैरा पे है जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था जी कि पहले स्टेप के अंदर आपने मिथाइलेशन करवाई, और मिथाइलेशन करवाने की वजह से जो मिथाइल ग्रुप था वो कौन सा डायरेक्टिंग था, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। तो इसका मतलब ये है कि वो इस क्लोरो ग्रुप को कहां भेजेगा, ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे भेजेगा, क्योंकि इस सवाल के अंदर पैरा लिखा हुआ था, हमने क्लोरो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेजा। अगर आप पहले क्लोरीनेशन करवा देते तो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता और वो इस क्लोरो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेज देता। तो दोनों तरीके से रिएक्शन करवाना सही था। थोड़ा सा ख्याल रखने को मैंने कहा, उसका आप ख्याल रखें। अगर आप ख्याल नहीं भी रखेंगे तब भी आपकी इक्वेशन गलत नहीं होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी मेटा निट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपने बनाना है बेंजीन से। अच्छा जी, दो यानी आपको यहाँ पे दो काम करवाने हैं, एक तो निट्रो ग्रुप लगाना है यानी नाइट्रेशन रिएक्शन करवाना है, दूसरा आपने सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाना है, इसका मतलब है आपने सल्फोनेशन करवानी। तो दो रिएक्शन का आपने फैसला कर लिया जी कि दो रिएक्शन जो आपने करवाने हैं उसमें पहला रिएक्शन नाइट्रेशन है और दूसरा रिएक्शन क्या है जी, सल्फोनेशन है जी। अब आप जरा फंक्शनल ग्रुप को देखिए, निट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, सल्फोनिक एसिड भी मेटा डायरेक्टिंग है जी, और आपको भेजना भी मेटा पे है। अब यहाँ पे भी देखिए आपकी मर्जी, आप आजाद है जी कि आप नाइट्रेशन पहले करवाएं या सल्फोनेशन पहले करवाएं जी, क्योंकि दोनों ही ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसमें यहाँ पे कोई मसला नहीं है जी। तो आपने यहाँ पे नाइट्रेशन पहले करवाई, तो बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, ये निट्रो बेंजीन बन गया। अब आप ये जानते हैं कि निट्रो ग्रुप क्या है जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये दूसरे ग्रुप को यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप को कहां पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा। तो अगले स्टेप में आपने इस निट्रोबेंजीन की सल्फोनेशन करवाई, जिसके अंदर आपने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया, और इस निट्रो ग्रुप ने इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप को कौन सी पोजीशन में भेज दिया, मेटा पोजीशन में भेज दिया, और ये आपका मेट्रा निट्रो सल्फो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है जी। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 ये आपकी मेटा पोजीशन होती है जी। तो निट्रो के हिसाब से सल्फोनिक एसिड मेटा पोजीशन पे है और सल्फोनिक एसिड के हिसाब से निट्रो मेटा पोजीशन पे है। तो अगर आप पहले सल्फोनेशन करा देते और SO3H को ऊपर लगा देते और बाद में नाइट्रेशन करवाते और NO2 को आप नीचे लगाते, तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ गिनती करें, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 3, सल्फोनिक एसिड से गिनती करें तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 3। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे मौजूद होना ये इस बात का सबूत है जी कि ये दोनों आपस में क्या है जी, ये दोनों आपस में मेटा पोजीशन पे हैं जी। तो ये भी एक सिंपल सा रिएक्शन था जी, जिसको आपने सीखा जी, क्योंकि दोनों ही ग्रुप, इससे पहले वाले रिएक्शन में आपने क्या देखा था, दोनों ही ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। आपके लिए आसानी थी, आपके हाथ खुले थे जी, जो रिएक्शन पहले करवाना जाए आपकी मर्जी थी। यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि दोनों ग्रुप ही मेटा डायरेक्टिंग है, आपकी मर्जी थी, जो पहले करवाए वो आपकी मर्जी थी। आगे देखते हैं क्या होता है। अब आपने ये जो रिएक्शन है जी, इसमें लिखा हुआ है जी मेटा निट्रोटोलीन बनाना है आपने। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, मेटा निट्रोटोलीन बनाना है। दो रिएक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, एक तो टोलीन बनाने के लिए आपको इसकी मिथाइलेशन करवानी है और निट्रो ग्रुप लगाने के लिए आपको इसकी नाइट्रेशन करवानी है। आप जानते हैं जी निट्रो ग्रुप ये मेटा डायरेक्टिंग है और मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है जी। और अब आपने देखिए, क्योंकि मेटा यहां लिखा हुआ है जी, मेटा पे जाने के लिए किसकी मर्जी चलेगी, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, और जिस ग्रुप की मर्जी आपको चलवानी है उसका रिएक्शन पहले करना पड़ेगा। तो यहां क्योंकि आपको मेटा निट्रोटोलीन बनाना है, इस मेटा से वाजे है जी कि वो ग्रुप
जो मेटा पोजीशन पे बेचता है, यानी वो ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग है, उसका रिएक्शन पहले करवाया जाए, तो यहां पर पहले आपको नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो आपने बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बेंजीन निट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो निट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को, अगले स्टेप में आपने मिथाइलेशन करवाई, ये इस मिथाइल ग्रुप को अब अपनी मर्जी से कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन में भेजेगा। तो आपने निट्रोबेंजीन की मिथाइलेशन करवाई, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में निट्रोबेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेटा निट्रोटोलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 की वजह से ये क्या कहलाएगी, ये आपकी मेटा पोजीशन कहलाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप मिथाइल ग्रुप पहले लगा देते, यानी मिथाइलेशन पहले करवा देते, तो देखें मिथाइल इस निट्रो ग्रुप को मेटा पे नहीं भेज सकता था, क्योंकि मिथाइल आकर ऑर्थो पोजीशन को और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है जी। तो अगर आप मिथाइलेशन पहले करवाते तो आप गलत हो जाते। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए जी कि अगर यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है जी, तो इसका मतलब ये है जी कि पहला रिएक्शन आपने वो करवाना है जिसकी वजह से यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आ जाए। तो मेटा निट्रोटोलिन बनाने के लिए पहले आपको नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी, ताकि निट्रो ग्रुप दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे भेजे। अगर ये रिएक्शन आपको रिएक्शन नंबर 3 समझ में नहीं आया है, तो इंशाल्लाह ताला अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा जी। यहाँ अब आपको बनाना है पैरा निट्रोटोलिन। तो अगर आप पिछले वाले रिएक्शन में देखें तो आपने बनाया था मेटा निट्रोटोलिन, और यहाँ पे आपने क्या बनाना है, पैरा निट्रोटोलिन। तो दो रिएक्शन आपने यहाँ पर भी करवाने हैं। निट्रो ग्रुप की वजह से नाइट्रेशन करवानी है, और टोलिन बनाने के लिए आपको मिथाइलेशन करवानी है। निट्रो ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर आप इसे पहला, इसका रिएक्शन पहला रखेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप को कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन में भेजेगा। और मिथाइल ग्रुप आप जानते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर आप मिथाइलेशन पहले करवाएंगे तो ये जो निट्रो है ये किसकी मर्जी पे चलेगा, मिथाइल की मर्जी पे चलेगा, और मिथाइल इसको कहां पे भेजेगा, ऑर्थो या पैरा पे भेजेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं जी कि पैरा पोजीशन पे भेजना है, तो इसका मतलब है पहला रिएक्शन उससे करवाना है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जी। तो इसलिए इस रिएक्शन के अंदर आप मिथाइलेशन पहले करवाएंगे, यानी आपने बेंजीन की मिथाइलेशन करवाई, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो गया, टोलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और आप ये जानते हैं जी कि ये जो मिथाइल बेंजीन है, यानी जो टोलिन है, इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि अब ये नए आने वाले निट्रो ग्रुप को मेटा पे नहीं बल्कि ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा। तो क्योंकि सवाल में कहा गया है जी कि पैरा पे भेजो, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे जी, पैरा पे भेजेंगे। तो ये टोलिन की आपने नाइट्रेशन करवाई, इसका रिएक्शन आपने नाइट्रिक एसिड से करवाया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और ये टोलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पैरा निट्रोटोलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 को देख ले जी। तो पोजीशन नंबर 1 और 4 का मतलब ये है कि जी आपस में ये पैरा पोजीशन है, यानी मिथाइल के मुकाबले में निट्रो पहले पे है, पैरा पोजीशन पे है, और निट्रो के हिसाब से मिथाइल किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पे आप पहले नाइट्रेशन करवा देते तो निट्रो ग्रुप मिथाइल ग्रुप को पैरा पे नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन रिएक्शन में पहले आने वाले ग्रुप की मर्जी चलती है जी, और उसके नेचर पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन होती है जी। तो क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, इसलिए इसने निट्रो को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजा। और रिएक्शन 3 में आप देख चुके कि आपने जब मेटा पे भेजना था मिथाइल को, तो वहां पर निट्रो नाइट्रेशन आपने पहले करवाई थी, और मेटा निट्रो ग्रुप की वजह से जो मिथाइल था वो कहां पे गया था, मेटा पे गया था। तो रिएक्शन 3 और रिएक्शन 4 को आप फोकस करें, आपको ये ओरिएंटेशन बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो ये 5वां रिएक्शन है और जो इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे भी छोटी सी ट्रिक है, इसको आप सीखें। लिखा हुआ है जी पैरा निट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। आप फौरन बेंजोइक एसिड से आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि बेंजोइक एसिड एक स्टेप में नहीं बनता, बल्कि इसके लिए आपको 2 रिएक्शन करवाने पड़ेंगे। एक मिथाइलेशन करवानी पड़ेगी और दूसरी आपने क्या करवानी पड़ेगी, उस मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। तो 2 रिएक्शन तो बेंजोइक एसिड को बनाने के लिए हो गए।
और एक रिएक्शन क्या है जी, नाइट्रेशन। तो 3 आपको इक्वेशन यहाँ पे देनी है। एक रिएक्शन करवाना है आपको नाइट्रेशन करवानी है, एक रिएक्शन आपको करवाना है जी मिथाइलेशन करानी है आपको, और उसके बाद मिथाइल बेंजीन की आपने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है जी। अब आप जरा देखें जी कि किसको पहले करवाना है और कौन सा रिएक्शन बाद में करवाना है। आप जानते हैं कि निट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो अगर पहला रिएक्शन आपने नाइट्रेशन करवा दी तो फिर भाई पैरा प्रोडक्ट नहीं मिल सकती। अच्छा, बेंजोइक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आप जानते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है जी। और मिथाइल ग्रुप जानते हैं कि पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले तो आप क्या करवाएं जी, मिथाइलेशन करवाएं। तो आपने क्या किया जी, बेंजीन की मिथाइलेशन करवाई और इसको टॉलीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जनाब, अब आपने क्या करना है जी, अब आप ये देखें जी, अब आपके यहाँ पे बनता ये है कि आप इसकी ऑक्सीडेशन अगर आप अभी करवा दें तो आपका सवाल गलत हो जाएगा जी, क्योंकि अगर आपने अभी इसकी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा दी तो मिथाइल ग्रुप का इख्तियार क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। और किसका इख्तियार आ जाएगा, COOH ग्रुप का इख्तियार आ जाएगा। और COOH आप जानते हैं कि क्या है जी, वो मेटा डायरेक्टिंग है जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने इसकी ऑक्सीडेशन नहीं करवानी, बल्कि इससे पहले काम करवाना है जी। और इससे क्या काम करवाना है कि इस निट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेजना है जी। तो अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करवाई, नाइट्रेशन करवाई। नाइट्रेशन आपने इसलिए करवाई है जी कि मिथाइल जो ग्रुप है जी उसकी मर्जी चल जाए और वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को यानी निट्रो ग्रुप को कहां पे भेज दे, पैरा पोजीशन पे भेज दे। तो वही काम किया, इस मिथाइल ग्रुप ने इस निट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेज दिया और ये मेटा निट्रोटोलीन बन गया। तो क्योंकि आपको टोलीन तो चाहिए नहीं, आपको तो बेंजोइक एसिड चाहिए। तो अगले स्टेप के अंदर आपने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई और ऑक्सीडेशन करवाने से इस मिथाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका पैरा निट्रो बेंजोइक एसिड आपको मिला। यहाँ आपने क्या सीखा जी कि ऑक्सीडेशन अगले ही स्टेप में कराना जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये ओरिएंटेशन रिएक्शन में है क्या जी कि सिंपल रिएक्शन आपके दिमाग में है, किसे पहले करवाना है किसे बाद में करवाना है, बस इस तरतीब का ख्याल रखना है। और इस तरतीब का ताल्लुक किससे है, इस पहले ग्रुप से है जी। आपके सवाल को आपने देखना है और इस ग्रुप के नेचर को देखना है जी। तो यहाँ पे क्योंकि बेंजोइक एसिड आपने बनाना था और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना था, तो बेंजोइक एसिड बनाने से पहले आपने टोलीन बनाया। उसके बाद आप ये जानते हैं जी कि अगर मैं पहले इसकी ऑक्सीडेशन कर देता तो फिर तो ये मेटा डायरेक्टिंग, ये तो COOH तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसकी वजह से ये निट्रो कभी भी पैरा पे नहीं जा सकता था, बल्कि वो कहाँ पे आता, मेटा पे आता। और मुझे मेटा प्रोडक्ट बनानी नहीं है, बल्कि मुझे क्या बनानी है, पैरा प्रोडक्ट बनानी है। तो पहले रिएक्शन के बाद यानी मिथाइलेशन करवाने के बाद मैंने क्या करवाई, नाइट्रेशन करवाई, ताकि मिथाइल ग्रुप का इख्तियार इस्तेमाल हो और ये निट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे चला जाए। और उसके बाद फिर मैंने ऑक्सीडेशन करवा के इस मिथाइल को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर आप स्टार्टिंग में ही नाइट्रेशन आप नंबर 1 रिएक्शन दे देते तो बिल्कुल ही गलत होते जी, क्योंकि ये निट्रो ग्रुप भी क्या है जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो थोड़ा सा इन रिएक्शन के ऑर्डर का ख्याल रखना है, बाकी रिएक्शन इंतहाई आसान है। अगर आपको 5वां रिएक्शन समझ में नहीं आया तो ये छठे रिएक्शन में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फर्क है। अब आप बनाने जा रहे हैं मेटा निट्रोबेंजोइक एसिड जी। तो मेटा निट्रोबेंजोइक एसिड आपको बनाना है। अब आपके पास मुख्तलिफ चांस है जी, देखते हैं हमने इस रिएक्शन को किस तरह से करवाया है जी। तो खैर हम पहले नाइट्रेशन भी करवा सकते थे और उससे भी ये रिएक्शन हो जाता, लेकिन खैर अब मैंने इसको मिथाइल से शुरू किया है जी। देखिए क्या है जी, तो बेंजीन की मैंने मिथाइलेशन करवाई और बेंजीन की मिथाइलेशन करवाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, टोलीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और टोलीन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर अब मैं सेकंड स्टेप में नाइट्रेशन करवाऊंगा मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि मिथाइल नाइट्रो ग्रुप को कहां पे भेज देगा जी, पैरा पोजीशन पे भेज देगा। और मुझे इसको पैरा पोजीशन पे नहीं भेजना, बल्कि मुझे इसको मेटा पोजीशन पे भेजना है। इसलिए अब मैंने इसकी क्या करवाई, सेकंड स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन करवा दी और मिथाइल ग्रुप को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और मैं ये जानता हूं जी कि ये जो COOH ग्रुप है जी, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब अगर आप इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये निट्रो ग्रुप को कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा। तो देखें आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें और क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जी, तो मेटा और पैरा जो कंपाउंड हैं उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ इन 2 रिएक्शन का फर्क है जी।
कि मैंने इससे पहले वाले जब मैंने पैरा प्रोडक्ट बनानी थी मैंने ऑक्सीडेशन का रिएक्शन स्टेप नंबर 3 के अंदर रखा था, और जब मैंने मेटा बनाना था तो मैंने ऑक्सीडेशन को स्टेप नंबर 2 में किया। तो ये तमाम छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आपने याद रखना है। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंतहाई आसान है जी। तो आपने क्या सीखा जी, ओरिएंटेशन रिएक्शन ये बेंजीन के वो रिएक्शन है जी जिसके अंदर पोजीशन ऑफ द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, इसको डिसाइड करने के लिए आपको पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेचर को देखना पड़ता है, और जो रिएक्शन है वो पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पे बेस कर रहा होता है जी। तो मिथाइल ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये नए आने वाले ग्रुप को कहाँ पे भेजता, ये पैरा या ऑर्थो पोजीशन में भेजेगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये नए आने वाले ग्रुप को कहाँ पे भेजता है जी, मेटा पोजीशन में भेजता है। तो ये रिएक्शन इंतहाई आसान है। बस आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है जी, ये एक तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है जी कि कौन से ग्रुप आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन से ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जी। अगर आपको ये लिस्ट याद है जी तो फिर आपके लिए रिएक्शन करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने इनकी नेचर को याद रखना है और रिएक्शन की तरतीब का ख्याल रखना है जी। रिएक्शन आपको याद हो गए होंगे, ये 5 रिएक्शन ही हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, मिथाइलेशन और फाइनली मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन। तो ये 5 रिएक्शन आपने याद रखने हैं और इन 5 रिएक्शन की बेस पर इनकी तरतीब को आगे पीछे करके आप बहुत आराम से ओरिएंटेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पर काबू पा सकते हैं। इम्तिहान में ओरिएंटेशन रिएक्शन के सवाल किस तरह से पूछे गए हैं इसमें बात करने जाऊंगा जी। तो आपने सवाल है जी, इक्वेशन आपको देनी है जी। कह रहे हैं जी टॉलिन विद केमिनोफोर, तो टॉलिन का रिएक्शन केमिनोफोर से करवाएं तो बेंजोइक एसिड बनता है, ये भी आपने पीछे पढ़ा जी। तो टॉलिन मिथाइल बेंजीन है, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करवाई केमिनोफोर की मौजूदगी में, उस नतीजे में आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है एसिडोफेनोन फ्रॉम बेंजीन, ये आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और बेंजीन का रिएक्शन अगर आप एसाइल क्लोराइड से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, तो आपको क्या मिलेगा जी, एसिटोफेनोन मिलेगा। तो ये एक रिएक्शन का ताल्लुक तो आज के लेक्चर से था, और ये क्योंकि मिस हुआ था ये भी आपने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी राइट द स्टेप वाइज रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग प्रिपरेशन। आपने मेटा निट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है बेंजीन से, मेटा निट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये पीछे पढ़ चुके हैं जी, खैर मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ जी। देखिए मेटा निट्रो बनाना है जी, तो अब आपने 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होगा, एक आपको नाइट्रेशन करवानी है, एक आपने मिथाइलेशन करवानी है, और एक आपने क्या बनानी है, मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवानी है। तो आप पहले नाइट्रेशन करवा लें तब भी आपका मसला हल है, पहले नाइट्रेशन करवा लें फिर आप मिथाइलेशन करवा लें फिर आप ऑक्सीडेशन करवा लें, आप गलत नहीं है। और अगर आप चाहें तो पहले आप मिथाइलेशन करवाएं और मिथाइलेशन करवाने के बाद आप नाइट्रेशन मत करवाइएगा, पहले ऑक्सीडेशन करवाइएगा और ऑक्सीडेशन के बाद फिर आप नाइट्रेशन करवाइएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो निट्रो ग्रुप को कहाँ पे भेज देगा, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन में भेज देगा, लेकिन आपको निट्रो ग्रुप को कहाँ भेजना है, मेटा पोजीशन में भेजना है। इसलिए पहले आपने ऑक्सीडेशन करवा ली और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद इस मिथाइल ग्रुप को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है, ये निट्रो ग्रुप को कहाँ में भेज देगा, मेटा पोजीशन में भेज देगा। तो ये 3 इक्वेशंस थी, इनके ऑर्डर का आपने ख्याल रखना था। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है जी, और ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है। लिखा हुआ है व्हाट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन। बेंजीन की ओरिएंटेशन का मतलब क्या है जी, एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करें एंड गिव द नेम ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के नाम लिखें। नाम लिखने का मतलब उनके स्ट्रक्चर भी आपको बनाने होंगे। तो ये तो देखिए ओरिएंटेशन इन बेंजीन की डेफिनेशन लिखी है हमने, और क्या लिखा जी कि व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोस सेकंड सब्स्टिट्यूशन इट इज डायरेक्टेड बाय द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट either on ortho para or meta position, and this phenomena is known as orientation in benzene। orientation in benzene की आपने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जी, और एक्सप्लेनेशन हमने क्या दी जी कि बेंजीन के अंदर जब फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाती है जी तो 3 इक्विवेलेंट पोजीशन जनरेट होती हैं, 2 और 6 को ऑर्थो पोजीशन, 3 और 5 को मेटा पोजीशन और 4 को पैरा पोजीशन कहते हैं जी। और ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है ये पहले सब्स्टिट्यूएंट की मर्जी से या तो ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जाता है। तो ये आपने इक्वेशन को लिख के दिखाया। उसके बाद फिर अब आप इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने पहले नहीं पढ़ा, यहाँ पे अब आप इसको देख लें और यहाँ पे आप इसको सीख लें जी।
तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पर डिपेंड करती है। और हमारे पास 3 किस्म के ग्रुप्स होते हैं जी। अभी हमने इससे पहले 2 किस्म के ग्रुप पढ़े थे, लेकिन जो आपके ऑर्थोपैरा है वो 2 किस्म के होते हैं, तो इसको भी अभी जरा यहाँ पे आप सीख लें। एक होते हैं जी ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दूसरे होते हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेटा डायरेक्टिंग हमेशा डीएक्टिवेटिंग ही होता है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं जी। इस पे हम बात करते हैं जी। तो ये पहला ग्रुप अब आपके सामने है जी, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं जी कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजने के बाद मजीद सब्स्टिट्यूशन के लिए भी रास्ता खोल देते हैं, यानी बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं जी। तो ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। यानी ये पहले सब्स्टिट्यूएंट के आने के बाद ये जो रिएक्शन है ये मुश्किल नहीं बल्कि क्या हो जाते हैं जी, आसान हो जाते हैं। तो एक्टिवेट का मतलब अगली सब्स्टिट्यूशन को आसान कर देना, डीएक्टिवेट का मतलब अगली सब्स्टिट्यूशन को मुश्किल कर देना। यानी जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आया है वो अगर दूसरों के लिए रास्ता हमवार करे तो इसको एक्टिवेशन कहते हैं, और दूसरों के लिए रिएक्शन को मुश्किल कर दे तो उसको क्या कहते हैं जी, डीएक्टिवेशन कहते हैं जी। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं जी, और उसकी वजह क्या है जी कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोजीशन क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो आपने ग्रुप पढ़े थे, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्काइल अमीन ग्रुप, ये आपका प्राइमरी अल्काइल अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल अमीन ग्रुप, और आपका अल्कोक्सी ग्रुप, इसमें आपका आप देखें तो इस पे हेलो ग्रुप शामिल नहीं है। तो हेलो ग्रुप को हटा के बाकी जितने भी ग्रुप आपने पढ़े थे वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं जी, कि वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट तो करते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सेकंड सब्स्टिट्यूशन का आना मुश्किल हो जाता है जी। और उसकी वजह होती है जी क्योंकि आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है और वो खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है और उन रिएक्शन करना मुश्किल हो जाता है जी। रिएक्शन हो तो जाता है लेकिन मुश्किल से होता है, इसलिए इस फिनोमेना को डीएक्टिवेशन कहते हैं जी। तो क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, यानी तमाम की तमाम जो हेलो ग्रुप हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो हैं, लेकिन ये आपके बेंजीन के जो रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी सेकंड सब्स्टिट्यूशन को मुश्किल बना देते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं जी, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। और देखिए ये बेंजीन रिंग को हमेशा डीएक्टिवेट करते हैं, और डीएक्टिवेट करने की देखिए 2 वजूहत आपके सामने है। एक तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है जी कि ऑर्थो पैरा 3 पोजीशंस देता है, जबकि मेटा की जो पोजीशन है वो 3 से कम है बल्कि 2 है। तो एक वजह तो यही है जी कि वो कम पोजीशंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है जी कि ऑर्थो पैरा के मुकाबले में ऑर्थो पैरा के अंदर 3 पोजीशंस है, 2, 4 और 6, और मेटा क्या है जी 3 और 5 पोजीशन है। तो पोजीशन की तादाद कम है, इसको भी, इस फिनोमेना को भी आप डीएक्टिवेशन कह सकते हैं। और दूसरा मसला क्या है जी कि इसने जो मेटा पोजीशन को एक्टिवेट किया है उस वक्त मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज, अभी आपने पीछे लेक्चर के अंदर पढ़ा जी कि मेटा ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को लॉक कर देता है। और लॉक किस तरह करता है जी, पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाता है, ठीक है जी। और मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब ये है जी क्योंकि चार्ज लेस सी पोजीशन है जी, नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब अटैक करने की सलाहियत, क्योंकि आपकी न्यूट्रल पोजीशन है। ये भी वो वजह है जी कि ये यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं, कदरे मुश्किल होते हैं, इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं जी, डीएक्टिवेशन कहते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप है जो आपके मेटा डायरेक्टिंग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, निट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ये तमाम के तमाम आपके क्या है जी, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये डिटेल के अंदर आपने यहाँ पे डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग के बारे में पढ़ा और डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग के बारे में पढ़ा। तो जो आपने लेक्चर में नहीं पढ़ा था वो आपने यहाँ पर सीखा। ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है, इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। अगर ये डिस्क्रिप्टिव सवाल आ जाए तो ये तमाम बातें आपको अल्फाजों में बयान करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर पैरा निट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये भी अभी आप पीछे पढ़ चुके, इम्तिहान में ये सवाल भी आया हुआ है, पैरा निट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, यानी आपको नाइट्रेशन करवानी है, मिथाइलेशन करवानी है और मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवानी है। सबसे पहले आप मिथाइलेशन करवाएंगे,
और क्योंकि आपने निट्रो ग्रुप को पैरा पे भेजना है तो आप दूसरे नंबर पे नाइट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो इन रिएक्शंस का ऑर्डर याद रख लें तो आपको आपके लिए रिएक्शन इंतहाई आसान है, क्योंकि ये 5 ही रिएक्शन है जो बार बार जिनके ऑर्डर चेंज करके आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रिएक्शन तो आपको याद हो गए होंगे जी, सिर्फ इनके पोजीशन का आपने ख्याल रखना है जी, बाकी ये रिएक्शन इंतहाई आसान है। ये 5वां सवाल आपके पास है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को बेंजीन से किस तरह से बनाएंगे, तो आप ये जानते हैं ये रिएक्शन 2 स्टेप का होता है। तो पहले आपको टॉलिन बनाना पड़ता है जी, और टॉलिन के बाद टॉलिन की ऑक्सीडेशन करवा के आप क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो ये भी सिंपल सा सवाल है जो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है, और ये पे लिखा हुआ है जी मेटा निट्रोटोलिन बनाना है आपने। मेटा निट्रोटोलिन बनाना है बेंजीन से, इसका मतलब है आपको नाइट्रेशन करवानी है, आपको मिथाइलेशन करवानी है। क्योंकि आपको मेटा प्रोडक्ट बनानी है तो मर्जी किसकी चलेगी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की चलेगी। इसका मतलब है पहले आपको नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी और उसके बाद आपको मिथाइलेशन करवानी पड़ेगी। तो आपने पहले नाइट्रेशन करवाई है और उसके बाद फिर आपने क्या करवाई है, मिथाइलेशन करवाई है। तो ये आपका आज का जो लेक्चर था उसके अंदर आपने ओरिएंटेशन इन बेंजीन को डिस्कस किया, और इस लेक्चर के साथ साथ आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो आपके चैप्टर नंबर 7 के अंदर थे वो तमाम चीज़ें हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ ली। आपको इन 6 लेक्चर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन की केमिस्ट्री पर कमांड हासिल हो गया होगा। मजीद कमांड हासिल करने के लिए आप इन लेक्चर को समराइज करें, और समराइज करने के बाद आप टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, और इन रिएक्शंस की लिख के प्रैक्टिस करें, इन रिएक्शंस का लिख के रिवीजन करें, और इम्तिहान तक ये काम करते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इम्तिहान में इन केमिकल रिएक्शंस को उठाना आसान होगा। चैप्टर 7 हमने मुकम्मल किया इन 6 लेक्चर्स के अंदर, और सिर्फ स्ट्रक्चर रह गए हैं जी, जो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर देखेंगे। तो ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे कवर हो, ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे ही कवर हो जाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ताल्लुक भी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही है जी, और जिसके अंदर भी हमारा फोकस क्या होगा जी, केमिकल रिएक्शंस ही फोकस होंगे, मैकेनिज्म ही फोकस होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है जी वो है जी केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस कैसे होते हैं, अल्काइल हैलाइड को किस तरह से बनाया जाता है, और फिर अल्काइल हैलाइड किस तरह से रिएक्शंस देता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।